नमस्ते। मराठवाड़ा नेता यूट्यूब चैनल में आप सभी का मनपूर्वक हार्दिक स्वागत है। मराठवाड़ा नेता यूट्यूब में आज हम मिलने जा रहे हैं एक बहुत ही ऋषितुल्य व्यक्तिमत्व, जिस संस्थान की एक अलग सी परंपरा है, जहाँ पर एजुकेशन, कल्चरल, स्पिरिचुअल, साथ ही साथ एजुकेशनल, कल्चरल, स्पिरिचुअल और एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट किया जाता है। तो आज हमसे मिल रहे हैं राजेश्वर जी महास्वामी जी। मैं नमस्ते सर। नमस्ते स्वामी जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि आप श्रोता लोगों के ये संस्थान का किस प्रकार कार्य है, कहाँ कहाँ इसका काम चलता है और कौन कौन से एक्टिविटी यहाँ पर चलते हैं और इसकी परंपरा क्या है, ये आप लोगों को जानकारी दें। हमारे मठ का जो परंपरा वीरशैव परंपरा के अनुसार पंचपीठों के अंतर्गत रंभापुरी पीठ के शाखा मठ मेहकर संस्थान मठ जो है कट्टीमनी संस्थान इस नाम से ये प्रचलित है। इसका जो परंपरा अनादिकाल से बहुत बड़ा परंपरा है। इस परंपरा में भक्त लोगों को धर्म, पूजा, संस्कार, संस्कृति, सभ्यता के साथ वर्क कल्चर मतलब कायक संस्कृति, श्रम संस्कृति, इन सारी तत्वों के आधार पर ये मठ की कार्य संपन्न हो रहा है। और साथ साथ में इस मठ का एक विशेषता है, मानव धर्म का जय हो। सभी मनुष्य लोगों को यहाँ प्रेम और विश्वास और भावनात्मक जोड़ने का जो कार्य इस मठ की ओर से संपन्न होता है, इस संदर्भ में आपने आया और इस प्रसंग को आपने सूचना दी, बहुत खुशी हो गई। आगे का चिंतन करेंगे। ये गादी की परंपरा किस प्रकार से है, कितना पुराना ये संस्थान है? हमारे मठ के जो मूल कर्तृ पुरुष या कर्तृ दैवत विरूपाक्षेश्वर ऐसे नाम से पुकारा जाता है, वो कट्टीमनी संस्थान मठ मेहकर इस नाम से है। मेहकर इस भालकी तालुका के बीदर डिस्ट्रिक्ट के जो भालकी तालुका के अंतिम गांव मतलब महाराष्ट्र और कर्नाटक के अंतिम जो बॉर्डर पे रहने वाले गांव हैं, वहाँ इसका मूल गुरुस्थान का केंद्र है। वहाँ से इस परंपरा के शाखा मठ तोडोला गुरुकुलाश्रम, साथ में डोंगापुर में एक मठ है और साथ साथ में महाराष्ट्र में उस्तुरी में एक मठ है और साथ में हमारे एक विश्व शांति धाम मंदिर बोल के चाकुर में एक संस्था से कार्य चलती है। इन सारी ऐसी विधि विधान से विविध रूप से इसका कार्य संपन्न हो रहा है। और साथ में विश्व शांति ट्रस्ट के नाम के आधार से सांस्कृतिक और सामाजिक शैक्षणिक कार्य और कृषि संशोधन के कार्य भी इस काम से इस संस्था के आधार से चल रहा है। ये साधारणतः इस संस्थान को कितने वर्ष की परंपरा है? बहुत सारी पुरातन की परंपरा है। हमारे देश की संस्कृति में जो परंपरा को गिनने का एक व्यवस्था नहीं था, अनादिकाल से इस परंपरा की एक व्यवस्थापना है। वही ढंग से आज हमारे परंपरा हजारों साल से, जब से जो पृथ्वी व्यवस्थापना है, जो युग के व्यवस्थापना है, वैसे ही इस परंपरा के लोग सूचना देते हैं। अच्छा, तो यानी यहाँ पर किस प्रकार का कार्य, जैसा एग्रीकल्चर आपने बीच में इंडिया के भारत के कृषि मंत्री शरद पवार जी को बुलाया था, फिर साल भर में क्या क्या उपक्रम यहाँ पर चलते हैं? यहाँ तो मुख्य व्यवस्थापना है गुरुकुल। गुरुकुल के माध्यम से विद्यार्थियों को एक अच्छी ढंग से शिक्षा की व्यवस्थापना और साथ साथ में संस्कार की एक व्यवस्थापना यहाँ मिलती है। जितने भी व्यक्ति बड़ा हो, उनके पास संस्कार यदि संस्कृति नहीं रहेगा, कितना भी संपन्न हो, उसका संपन्न का मूल्य नहीं रहेगा। संस्कार और संस्कृति नहीं रहे तो उसका जीवन प्राण नहीं हुई शरीर की जैसे व्यवस्था हो जाएगा।
यही हाल हमारे देश की व्यवस्थापन हो रहा है। इस ढंग से हमने पुरातन काल की जो पारंपरिक जो शिक्षण था, गुरुकुल की प्रणाली, धर्म, अर्थ और काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ की जो भारतीय शिक्षण प्रणाली है, वही प्रणाली से हमारे गुरुकुल आश्रम में प्रशिक्षण होगा। साथ साथ में एकेडमिक एजुकेशन के साथ विद्यार्थियों को इन सारे ज्ञानों का मार्गदर्शन, साथ में शाला प्रशिक्षण भी उन लोगों को मिल जाएगा। अच्छा, तो तडोला में क्या क्या एक्टिविटीज चलते हैं, फिर मेहकर में क्या क्या चलते हैं, और चाकूर में क्या क्या एक्टिविटी चलते हैं? हमारे मूल मठ मेहकर में माघ प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक एक विशेष कार्यक्रम संपन्न होगा। अच्छा, वहाँ एक महारुद्राभिषेक कार्यक्रम के निमित्त से हमारे मठ परंपरा के जो भी भक्त लोग हैं और भक्त लोगों को वहाँ आमंत्रित करके वहाँ एक भावनात्मक या धार्मिक विधि विधान पूर्वक एक महारुद्राभिषेक और जपयज्ञ, इसका नाम है, जो जपयज्ञ के माध्यम से भक्त लोगों को पूजा, जप और ध्यान का प्रशिक्षण मिल जाएगा। आज लोगों के पास भावना है, ताकि कैसे करना चाहिए इसके बारे में प्रशिक्षण की ज़रूरत है। उस प्रशिक्षण के साथ साथ उनका प्रश्न है क्यों करना चाहिए। अब सभी लोगों को हम कहते हैं तिलक लगाओ, बड़े लोगों के पाँव छू के नमस्कार करो, ये तो एक परंपरा है, ताकि आज के बच्चे लोगों के, आज के नवतरुण लोगों के एक प्रश्न है क्यों करना चाहिए, किस लिए करना चाहिए, उससे क्या प्रयोजन है। इन सारी व्यवस्थाओं को उत्तर आज हमने नहीं दिया तो उन लोगों की भावना इसमें नहीं शाश्वत रहेंगे। इसके वास्ते एक सुंदर संस्कृति में हम इस पूजा के प्रशिक्षण के माध्यम से उन लोगों को पूजा के बारे में, शायद हम सभी लोगों को प्रचलित व्यवस्था में बड़े लोगों के पाँव छूकर नमस्कार करो, पादस्पर्श दर्शन करो, ऐसा हम कहते हैं। उस पादस्पर्श दर्शन का मतलब क्या है, उसका क्या उद्देश्य है साइंटिफिक। एक लोह चुंबक और लोहा परस्पर घर्षण करने के बाद उनमें से लोह चुंबक में जो तत्व है, वो जो गुण है, आकर्षण जो गुण है, वो चुंबकत्व गुण है, वो लोह में आ जाएगा। और कहीं क्षण निकलने के बाद वो लोहा और लोह के पास लेके गए तो वो आकर्षित कर लेगा, चुंबित कर लेगा। ऐसे ही शरीर में भी एक विशिष्ट शक्ति है। योगी और तपस्वी लोगों के अंगुष्ठ में या पश्चिम चक्र में विशेष शक्ति रह जाएगा। उन संदर्भ में जब भक्त लोग, नहीं तो बुजुर्ग लोगों के पास एक व्यक्ति जाकर अपने माथा जब रखेगा, उस समय वो शक्तिपात हो जाएगा। एक सिस्टम है। इसीलिए बुजुर्ग लोगों की एक आशीर्वाद ले, असे कहने का एक व्यवस्थापना, मोठ्या लोकांचे आशीर्वाद घे, हे एक व्यवस्थापना। आशीर्वाद काय आहे, म्हणजे त्या लोकांची योगशक्ती, तपशक्ती, भावनात्मक शक्ति सम्मिलित होकर उनकी अंदर जो सकारात्मक ऊर्जा के रूप में जो प्रवेश हो जाएगा, वही शक्तिपात है। इन सारे तत्वों को आज हमारे नया पीढ़ियों को प्रशिक्षण देने का बहुत कुछ जरूरी है। अच्छा, ऐसी प्रशिक्षण हमारे पास पूजा के बारे में होगा, जप के बारे में होगा, ध्यान के बारे में होगा, और क्यों करना चाहिए इन सारी व्यवस्थाओं के बारे में भी होते रहेगी। ऐसी शिविर में न कोई जात, न पात और कुछ भी नहीं है। जो वहाँ आने वाले भक्त लोग अपने उपास्य दैवत के साथ वहाँ आना चाहिए और पूजा करना चाहिए। अच्छा। ये एक कार्यक्रम है। ये उत्सव ये मार्गशीर्ष में होता है, माघ मास में। माघ मास में। बाद में क्या क्या उत्सव यहाँ पर चलते हैं? और यहाँ जो इस तोडला मठ में हाँ, यहाँ श्रावण मास में 1 महीने तक यहाँ पूजा, अनुष्ठान और अभिषेक इत्यादि कार्यक्रम होगा। अच्छा, साथ साथ में भक्त लोगों की जो भी कष्ट है, समस्या है, उन समस्याओं को मार्गदर्शन, दशा दिशा देने का कार्य यहाँ चलते रहेगा। अच्छा,
चाकुर में कब कब उत्सव होते हैं? शाहपुर में पहला मार्गशीर्ष मास में था, अभी हमने फाल्गुन मास में वहाँ कार्यक्रम के उत्सव ले रहे हैं। कितने दिन का? जब फाल्गुन पूर्णिमा से फाल्गुन द्वादशी तक, शुद्ध द्वादशी तक अच्छा, वहाँ कार्यक्रम चलते रहेगा। 7 दिन का कार्यक्रम वहाँ संपन्न हो जाएगा। ऐसे हर एक मठ में, यानी अपने ये तडोड़ा हो गया, फिर मेहकर में कब उत्सव चलते हैं? वो फाल्गुन माघ मास में, माघ मास और में। डोंगापुर में चैत्र मास में, अच्छा। और नवरात्रि में। अच्छा, ऐसे हर एक मठ में एक एक उत्सव संपन्न हो जाएगा। अब आप यानी एक एजुकेशन, साइंस और स्पिरिचुअल, अध्यात्म और विज्ञान, इसका आपने एजुकेशन लिया है। तो आप मेरे ख्याल से तिरुपति में कौन सा एजुकेशन आपने लिया? मैंने तिरुपति में राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में मेरा अध्ययन हुआ। वहाँ से मैं वेदांत आचार्य होकर यहाँ आया, और उससे हम धार्मिक क्षेत्र में सेवा करते करते यहाँ अन्य कार्य भी हमारे साथ साथ चल रहा है। आप जन जागृति, देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और धर्म रक्षा के लिए यानी आप बाहर गांव किधर प्रवचन वगैरह देते हैं क्या? कहाँ कहाँ दिए अभी तक? निरंतर चलते रहेगा। अच्छा, ये तो प्रतिदिन, हाँ, प्रतिदिन कर्नाटक या महाराष्ट्र या आंध्रा, तेलंगाना, जहाँ भी हो वहाँ हमारे कार्य चलते रहेगा। अच्छा, आपका सबसे बड़ा यानी प्रवचन का कहाँ पर हुआ? मेहकर में। अच्छा, 1 से 21 दिन तक हमारे यहाँ एक अतिरुद्राभिषेक कार्यक्रम था। हाँ, उस समय 1 से 21 दिन तक निरंतर जो प्रवचन कार्यक्रम संपन्न हुआ, और निरंतर कार्य तो चलता रहेगा। ये तो नित्य कर्म है हमारे। नहीं, मुझे सबसे महत्व की बात जो है कि संत महंत सिर्फ पूजा पाठ में ही लोगों का लक्ष्य केंद्रित करते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर में अलग अलग प्रयोग करना, उसके बारे में किसानों में जानकारी देना, उसके बारे में भी अपने कुछ प्राइजेस आपको आपके संस्थान को मिले हैं। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट भी यहाँ पर आए थे, तो उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आप देना। हमारे देश की एक संस्कृति है, कृषि संस्कृति, ऋषि संस्कृति। ऋषियों का आधार स्थान ही भूमि है। गुरुकुल का मतलब जहाँ गुरु मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ लोगों के साथ जो रहने वाले हैं वही गुरुकुल, या गुरु की आश्रय में रहने वाले वही एक गुरुकुल की व्यवस्थापना। ऐसे एक व्यवस्थापन हमारे संस्कृति, देश संस्कृति, गाय, भूमाता, गोमाता और भारत माता की एक परंपरा हमारे देश की परंपरा है, वही ऋषि परंपरा है। इसीलिए कृषि तो नास्ति दुर्भिक्षा। जब तक कृषि सशक्त रहेगा तब तक दुर्भिक्षा नहीं होगा। जब कृषि नष्ट हो जाएगा, देश या राष्ट्र में दुर्भिक्षा प्रारंभ हो जाएगा। ऐसी एक व्यवस्थापना टोटली हमारे देश की व्यवस्थापना में कृषि व्यवस्थापना सशक्त होना जरूरी है। इन सारे चिंतनों को हमारे मस्तिष्क में रखते हुए हम सशक्त इन भक्त लोगों को कृषि के बारे में हम प्रेरणा देते हैं, क्योंकि हजारों लोगों के पास हम जाते, हजारों गांवों में हम फिरने के बाद वहाँ के संस्कार, संस्कृति और श्रम संस्कृति को हम ज़्यादा प्राधान्य देने के बाद उन लोगों की जो कार्यशैली हमें मिलती है, उन सभी लोगों की कार्यशैली स्वीकार करके संग्रहित करके लोगों में बांटना चाहिए। एक व्यक्ति अनुभव लेने के लिए आयुष्य बीत जाएगा। सब लोगों के अनुभव इकट्ठा करके एक आदमी को दिया तो एक ही साल में या 5 साल में देश प्रगति होगा, राष्ट्र प्रगति होगा, धर्म प्रगति होगा और समाज प्रगति होगा। और प्रश्न ये है आपके, मैं समझा, स्वामी जी और मठाधीश लोगों के काम है धर्म कार्य, पूजा पाठ इत्यादि करना चाहिए और प्रवचन उपदेश, ठीक है, योग्य है। ताकि मेरा कल्पना ये है, जब तक देश में अन्न दारिद्र्य, वस्त्र दारिद्र्य जब तक नहीं जाएगा तब तक देश की सुभिक्षा नहीं हो सकती।
उपदेश किनको लागू होते हैं? जो व्यक्ती भूका है, ज्यांचं पोट ही भरले नाही, त्यांना उपदेश देत असेल तर तो उपदेश त्यांना लागू होऊ शकत नाही. ज्यांचं पोट भरलेलं आहे त्यांना जर उपदेश दिले तर तो मस्तिष्कमध्ये जातात आणि ते मस्तिष्कपासून विचारामध्ये व्हायला सुरू होत असतो. त्याच्यासाठी माझा एक चिंतन अशी आहे, लोकाला पोट भरायचं कार्य पण प्रशिक्षण द्यायला पाहिजे. त्यासाठी मी कृषी एकमेव परिशुद्ध मार्ग आहे, त्यासाठी त्या क्षेत्रामध्ये पण मी कार्य करत आहोत आणि निरंतर करत आहोत. आणि त्याच्यातून मी आपली आश्रममध्ये पण निरंतर संशोधनात्मक कार्य चलत असतात. यहाँ पर एग्रीकल्चर रिसर्च के बारे में, ट्रेनिंग के बारे में, इनोवेशन के बारे में और किसानों को प्रशिक्षण के बारे में यहाँ पर क्या क्या प्रोग्राम लिए गए अभी तक? अभी तक हमने एक ऐसे चिंतन किया था, जब तक देश के हर एक स्टेट में एक कृषि बजट होती है, हमने सोचा कृषि बजट महाराष्ट्र के लिए एक ही बजट, कर्नाटक के लिए एक बजट, इन माध्यमों से चलता था. और वो सारी व्यवस्थापन नबार्ड से जो लिस्ट आती थी उस हिसाब से चलती थी. जब एक दिल में ऐसे आया, हमारे देश के कृषि मंत्री जी को यहाँ बुलाना चाहिए और उनके साथ संवाद होना चाहिए, ये हमने चिंतन किया. क्यों मंत्री लोगों के साथ संवाद होना चाहिए? लोगों की जो समस्या है, जो समस्या मंत्री समझने के बाद उसका आचरण में आ जाएगा. नहीं तो हर एक क्षेत्र में क्या हो रहा है, मंत्री जी और प्रतिष्ठित जो राजकीय महापुरुष लोग आएगा, स्टेज पे आएंगे, भाषण करेंगे, निकल जाएंगे. हमारी कल्पना ऐसी है, जो व्यक्ति को क्या होना चाहिए, आप तो बरसने के लिए आए हो, वो क्या मांगता है वो देना चाहिए. आप कुछ दिए उनको, जो उपयोग ही नहीं रहे तो क्या हो जाएगा. आज हमारे देश की बजट वैसी ही. इस दृष्टिकोण से हमने कृषि मंत्री जी को यहाँ बुलाकर, और कृषि क्षेत्र में जो कृषिक लोग, संशोधन किए हुए साइंटिस्ट जो लोग हैं, कृषिक विज्ञानी, उन लोगों को एक 300 से 400 लोगों को यहाँ बुलाया और यूनिवर्सिटी के 400-500 लोग कृषि साइंटिस्ट लोगों को यहाँ बुलाकर माननीय केंद्र मंत्री जी आदरणीय श्री शरद पवार जी के सामने एक चर्चा हुआ. कृषि कैसी होना चाहिए, देश की कृषि कैसी होना चाहिए, बजट कैसा होना चाहिए, क्या क्या सुविधा होना चाहिए, इन सारी बारे में जब चर्चा हुआ तो यहाँ से आदरणीय शरद पवार साहब जी ने, बहुत बड़ा आदमी देश के, कृषि क्षेत्र में तो उन्होंने बहुत बड़ा क्रांति किया. उन्होंने एक शब्द कह दिया, पूज्य स्वामी जी ने हमें यहाँ बुलाकर इन कृषिक लोगों के साथ चर्चा करवाने का जो परंपरा सिखाई, यहाँ से मैं कुछ लेके जा रहा हूँ. ये छोटा बात नहीं. मतलब जब तक कृषिक लोगों के दिल में क्या है, वो क्या मांगते हैं, वो जब देने के लिए कुछ व्यवस्थित जो पॉजिटिव वे होना चाहिए. इस दृष्टिकोण से हमने आदरणीय मंत्री जी को बुलाने के बाद बहुत सारी चिंतन यहाँ हुई. और फार्मर्स ट्रेनिंग सेंटर, फार्मर्स रिसर्च सेंटर, कृषिक लोगों के एक संशोधन केंद्र होना चाहिए, ऐसे हमने माननीय मंत्री जी को एक प्रपोजल दिया था. और उस प्रपोजल जो है, उस पत्र को उन्होंने अपने जीवो सरकार की, भारत सरकार की जीवो पास कर कर्नाटक सरकार को भेज दिया. 500 कोटि का एक पायलट प्रोजेक्ट था बीदर डिस्ट्रिक्ट, ताकि राजकीय कारणों से वो नहीं हो सका, वो छोड़ देंगे, ताकि अवसर दस्त हम हमारे स्थान में होते हुए लोगों के कृषि के बारे में और अंतर पीक के बारे में, और कृषि जो पीक में जो अंतर रहते उसके विकास के बारे में और उत्पादन के बारे में बहुत सारी प्रयोग यहाँ चलते रहते हैं. और साथ साथ में पशु पक्षी, उनके त्याज्य, इन पर बहुत सारी चिंतन और संशोधन, बैक्टीरिया और उसकी जो सूक्ष्म जीवाणु, इसके बारे में भी हमारे यहाँ
निरंतर शोध चलती रहती हैं। ये तो कार्य चल रहा है। अच्छा, अपने हार्टिकल्चर में कुछ प्रयोग करके उसको प्राइजेस कर्नाटक स्टेट में मिले, ऐसा कुछ सुनने में है? ठीक है, ठीक है। हाँ। जब 2005 में हमने राज्य सरकार से कर्नाटक राज्य सरकार के राज्योत्सव जो प्रशस्ति रहेगा, वो राज्योत्सव प्रशस्ति से हमें पुरस्कृत हुआ। और उस समय हमारे यहाँ जो दालिम्ब था, अनार, इस अनार की खेती 5 एकड़ में हमने 2 कंटेनर, एक लंदन और यूरोप कंट्री के दोनों कंटेनर एक्सपोर्ट किया था। इससे एक सरकार को ऐसे हुआ, एक कंटेनर भरने के लिए 10 एकड़ होना चाहिए, ताकि यहाँ से सिर्फ 5 एकड़ में एक ऐसे हुआ। ऐसे इस संशोधन के बारे में उन्होंने सोच समझकर और तज्ञ लोगों को भेजकर, ये सब चिंतनात्मक होने के बाद सरकार ने ये निर्णय लिया, ऐसी जो कार्य देश में प्रथम कार्य है, इनको पूज्य स्वामी जी को एक सम्मान करेंगे बोल के कर्नाटक राज्य प्रशस्ति उससे हमें गौरवान्वित किया। और रायचूर के जो विश्वविद्यालय, उन्होंने कभी भी डॉक्टरेट देते थे, उस समय हमने उन लोगों को सूचना दी, डॉक्टरेट तो आप तो कहाँ भी दे रहे हैं, ताकि एक ऋषि परंपरा के अनुसार चलने वाले जो ये कृषि लोगों को कृषि ऋषि के नाम से एक प्रशस्ति रखो। डॉक्टरेट दिए तो क्या हो जाएगा, हर एक यूनिवर्सिटी के जो डॉक्टरेट अलग ही रहेगा, ताकि इसका एक महत्वता अलग हो जाएगा। ऐसी कल्पना देने के बाद उन्होंने कृषि ऋषि का एक व्यवस्थापना, एक गौरव दिए। उसका कारण एक ही है, देश में बीएससी एग्री, एमएससी एग्री था, डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर, डिप्लोमा इन हॉर्टिकल्चर, डिप्लोमा इन डेयरी, ऐसे कैसे एक इंडस्ट्री लोगों को, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के लिए या इंडस्ट्री के लिए स्किल्ड लेबर बनाने का जो कार्य, आईटीआई और डिप्लोमा, ऐसे कोर्स कृषि में क्यों नहीं आना चाहिए, ये चिंतन मंथन करने के बाद हमारे देश में ये कार्य शुरू हुआ। इन सारे कार्यों को देखकर यूनिवर्सिटी के लोगों ने हमारे प्रेरणा शक्ति केंद्र को एक विशेष गौरव देंगे बोल के कृषि ऋषि का एक विशेष स्थान मान दिया। और कृषि पंडित कर्नाटक सरकार के इन सारी प्रशस्तियाँ तो बहुत हैं, ताकि एक ही प्रशस्ति है, सेवा प्रशस्ति जब सशक्त रहेगा, सारे प्रशस्ति आप आ जाएगा, यही मेरा कल्पना है। नितिन जी गडकरी जिन्होंने जो रोड के मिनिस्टर है, लेकिन उन्होंने कहा था कि किसान ये अन्नदाता नहीं, ऊर्जादाता बनना चाहिए, इथेनॉल निर्मित करना चाहिए, अलग अलग प्रयोग करना चाहिए। और आज देश में अनएम्प्लॉयमेंट, उससे एक अलग क्वेश्चन, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है। मिल्क बिजनेस, दुग्ध व्यवसाय, रेशम व्यवसाय, कृषि एग्रीकल्चर, अलग अलग प्रोडक्ट पर प्रोसेस करने के यानी प्रक्रिया उद्योग बननी चाहिए। तो उसके बारे में आपके दिल में, दिमाग में या भविष्य में कुछ यहाँ पर एग्रीकल्चर रिसर्च, फिर दूध डेयरी हो, रेशम उद्योग हो, फिर रेशम उद्योग के साथ अलग अलग यूथ एम्प्लॉयमेंट बढ़नी चाहिए, उसके बारे में आपके दिल में, दिमाग में भविष्य में कुछ कल्पना है क्या? बहुत सारी कल्पना है। कृषि हमारे देश के बहुत सारे उद्योगों को प्रदान करने वाले एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। उस कृषि क्षेत्र को आज एक जरूरत की चीज़ है, बेसिक नीड्स जो है वो सरकार से मिलना चाहिए। आज हर एक पार्टी, हर एक पक्ष कृषि के नाम से ही या दलितों के नाम से ही और महिलाओं के नाम से ही सत्ता में आते हैं। इन लोगों को हम न्याय देंगे, महिलाओं को न्याय दिलवाएंगे, दलितों को और पिछले वर्गों को, कार्मिक लोगों को, कृषक लोगों को। ताकि समस्या ये है, उन लोगों को जब तक बेसिक नीड्स नहीं देंगे, मूलभूत सौकर्य जो जब तक नहीं मिलेगा,
तब तक कृषि कभी भी प्रगति नहीं हो सकती है। अब सरे 10 थोड़ा सा चिंतन करिए। हाँ? एक ऑफिस में बैठ के काम करने वाले एक अधिकारी को गर्मी नहीं होना बोल के शासन सुबह 10 बजे से 5 बजे तक पावर कट नहीं करते, ताकि देश को अन्ना देने वाले वो नहीं पिकाए तो सभी लोग भूखा रहेगा। क्या मांस खाएंगे ये लोग? क्या पेट्रोल पिएंगे? हाँ, इन लोगों को करंट कितना बजे दे रहे शासन? सुबह 4 बजे से 11 बजे तक। अब सरे 10 हमारे मराठवाड़ा के और कर्नाटक के बॉर्डर तो एक ही है ना। हाँ, यहाँ के तापमान है 6 डिग्री सेल्सियस। सुबह सुबह तो कभी कभी 4 डिग्री सेल्सियस तक से जा रहे हैं। 7 डिग्री तो कॉमन रहने लगे। 8 डिग्री 10 डिग्री तक। जब इतना ठंडे में कृषक लोग वहाँ जाना, वहाँ काम करना, और जो पीक है उनको पानी छोड़ना कितना पॉसिबल है? कितना कष्ट है। ठीक है, दूसरी बात ये तो है, आज कोई लेबर काम करने के लिए तैयार नहीं सुबह सुबह। इस हालात में नवतरुण लोग और कृषक लोग ये कृषि क्षेत्र से विमुख होने लगे। जब कृषि क्षेत्र से विमुख हो जाएगा, देश में जितने भी रोड बन जाएगा, अच्छे अच्छे बिल्डिंग बन जाएगा, ताकि अन्न नहीं रहेगा। जब अन्न ही नहीं रहे तो क्या कर सकते हैं? बराबर है। हाँ? इसीलिए मूलभूत सौकर्य इन लोगों को सब्सिडी की जरूरत नहीं। जो मूल्य वर्धन करके जितना उसका मूल्य खर्च हुआ था उसको वर्धन करके उसका फल मिलना चाहिए, उसका निधि मिलना चाहिए। एक और शासन लोगों को एक मुझे कहना है, उदाहरणार्थ सोयाबीन जो पिकाने वाले शेतकरी जो कृषक लोग 1 एकड़ में 10 कुंटल पिकेगा। ये तो एवरेज। हाँ, बेसिक नीड्स दे तो 10 से 15 हो जाएगा। करेक्ट। नहीं दे रहे तो प्रकृति के विरुद्ध अवस्था में हो या बेसिक नीड्स नहीं होने के हो, इन सारी परिस्थिति में 5 कुंटल आ जाएगा। 5 कुंटल आने के बाद भी कृषक समाधान में है। चलो ठीक है, कुछ हो गए, जितना आए आने दो, खाने पीने के लिए तो कोई कमी नहीं। ऐसी एक लेकर कृषक रहेगा, ताकि समस्या एक समझना चाहिए, जहां 15 कुंटल या 10 कुंटल आने का है, वहां 5 कुंटल आए तो इट इज ए नेशनल लॉस। करेक्ट। जब तक कृषि क्षेत्र में जो उत्पन्न होने वाली जो चीज को नेशनल लॉस नहीं स्वीकार करेंगे, तब तक देश प्रगति कभी भी नहीं हो सकता। करेक्ट। और मेरा कल्पना ऐसी है, जो एमएलए एमपी इन लोगों को पगार है ना 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख, इन लोगों को पगार नहीं देना चाहिए। इन लोगों को खेत देना चाहिए। 20 एकड़ खेत आप में उत्पादन करो, आपकी पगार ले लो। और साइंटिस्ट लोगों के जो यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट लोगों को ये कहना चाहिए, आप कृषि की जो यूनिवर्सिटी के माध्यम से जो चलने वाले सारे व्यवस्थापना, उनके पेमेंट, उनके सैलरी, इन सारे व्यवस्थापना वहां से ही होना चाहिए। उन लोगों को भी दर्द रहेगा। अच्छा। हाँ, इन सारी ऐसी व्यवस्था। ठीक है, एक नितिन गडकरी जी के बारे में हमें बहुत गौरव है, आदरणीय शरद पवार जी के बारे में बहुत गौरव है। इन लोगों ने बहुत कुछ प्रयास किया है, कर रहे हैं, ताकि ये अन्नदाता ऊर्जादाता भी होना चाहिए। ठीक है, ऊर्जादाता होने के लिए बेसिक नीड्स जब तक देश नहीं देगा, तब तक ऊर्जा कहाँ के? उनके पास, इनके पास ही ऊर्जा नहीं, ऊर्जादाता कैसे होगा? गन्ने पिकाने के लिए कह रहे हैं। ठीक है, एक गन्ने की इससे शुगर कैन से कीमान 40 बाई प्रोडक्ट होती है। इथेनॉल हो सकते हैं, सीएनजी हो सकती है, और थर्मल चल सकते हैं, और जो खाद गोबर जो भी है वो भी बन सकती है, मोलाइसिस बन सकते हैं,
अल्कोहल बन सकते हैं। ऐसे एक नहीं 35 से ज़्यादा प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट। जब 35 से ज़्यादा बाई प्रोडक्ट हो जाएगा उसका वैल्यू कीमान 10,000 रुपये टन हो जाएगा। हाँ। उतना सुविधा हमारे पास है ही नहीं है। जब सुविधा मिल जाए, कृषक देश के सबसे बड़ा टैक्स पेयर हो जाएगा, राष्ट्र के ऊर्जादाता के साथ संपत्ति दाता भी हो जाएगा। इतना प्रामाणिक कृषक लोगों के जैसे प्रामाणिक दुनिया में कोई है ही नहीं और नहीं रहेगा। बात एक सच बोलो मैं, देश में ऐसी है, कृषक लोगों की, हमारे देश की अन्नदाता की जो तंत्र ज्ञान है वो बहुत बड़ा अमीर है, श्रीमंत है। कृषि तंत्र ज्ञान बहुत बड़ा अमीर बन गया, श्रीमंत बन गया, ताकि कृषक जो है अभी बहुत गरीब है। वो तंत्र ज्ञान ले भी नहीं सकते और उपयोग भी नहीं कर सकते। हमारे देश की दुरावस्था इसमें है, आदमी बहुत श्रीमंत है ताकि देश गरीब है। हर एक आदमियों के, आप देश में बहुत सारे लोगों, लातूर जैसे सिटियों में कीमान एक 500 लोगों के पास मर्सिडीज बेंज से भी ज्यादा गाड़ियां हैं। करेक्ट है। 2-2 करोड़ लेकर गाड़ी ले रहे हैं ताकि मर्सिडीज बेंज चलने के लिए जो रास्ता चाहिए वो देश में है क्या? उतना नहीं है। आदमी श्रीमंत है, देश के आदमी श्रीमंत है ताकि देश गरीब है। यही हालत कृषि की तंत्रज्ञान श्रीमंत है, कृषि के गरीब है। उस गाड़ी लेकर जब जाएगा, गाड़ी खराब तो हो जाएगा, मोड़ तो जाएगा, तोड़ तो जाएगा, है स्पीड जाते जाते समय कहां तो गिर जाएगा। यही हालत यहाँ कृषक लोगों ने उपयोग करने के लिए गए तो यहाँ की सुविधा नहीं, पावर प्रॉब्लम है, इकोनॉमी प्रॉब्लम है। और विदेश में एक अच्छी व्यवस्थापन ऐसी है, अमेरिका जैसे देश में, जो कृषि यंत्रीकरण जो लेते हैं कृषक, उन लोगों को टोटली मार्जिन रेट से वे देते हैं एक, और उसके ऊपर लोन की यदि आवश्यकता हो तो लोन पर इंटरेस्ट 0 इंटरेस्ट है। क्यों वहां 0 इंटरेस्ट है? वे लोग समझ लिया है नेशन का, राष्ट्र का सबसे बड़ा संपत्ति कृषि। जब वही कृषि संपत्ति शून्य हो जाए तो क्या इंडस्ट्री चलेगा? बरोबर है। हाँ? नहीं। और देश में एक होना चाहिए कार्य। हमारे भारतीय संस्कृति दीर्घायुष्य संस्कृति था। वाग्भट्ट महर्षि जी ने अपने ग्रंथों में लिखते हैं, एक व्यक्ति की आयुष्य 400 साल। इसीलिए हमारे पूर्वज लोग जो आशीर्वाद देते थे, दीर्घायुष्य भव, ऐसा था। बाद में क्या हो गए? शतायुष्य भव, 100 साल तक जियो। 400 से 100 साल तक कैसे आए? आहार विज्ञान जितना बढ़ना चाहिए था देश में, कितना सुंदर आहार विज्ञान था, उससे भी ज्यादा औषधि विज्ञान को महत्व इस देश में है। आहार विज्ञान बढ़ना चाहिए। जब सशक्त आहार हो जाएगा, रोग ही नहीं रहेगा, औषधि क्या बढ़ाने का जरूरत है? करेक्ट है। औषधि व्यवस्थापना में आज इतना, इन सारी दुरंतों को जब देश में कार्य करने के लिए सक्षम एक व्यवस्थापना जब तक नहीं आएगा तब तक देश सुधारना नहीं होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का विजन तो अच्छा है, ताकि लोग उनको बहुत अपवाद देते हैं, क्या वो बड़े लोगों की, अमीर लोगों की एक कार्य करने वाले प्रधानमंत्री हैं। उनका प्लान बहुत अच्छा है, क्योंकि भविष्य में कृषक लोगों के पास उत्पादन भी ज़्यादा बढ़े तो प्रोसेसिंग यूनिट नहीं रहा तो सारी व्यवस्थापना खराब हो जाएगा। वो प्रोसेसिंग के कार्य में वो उद्योगपति लोगों की तैयारी में जो चल रहे, उसका अंडरस्टैंडिंग समाज में नहीं आ रहे। और दूसरी बात एक है, प्रधानमंत्री का जितना वेग है, आदरणीय स्पीड है, नितिन गडकरी जी का जितना स्पीड है, उतना स्पीड नीचे जो रहने वाले शासकांग
और एक कार्यांग व्यवस्थापना बहुत शून्य है। ये भी वेग होना चाहिए। जब देश 5 से 5 साल में अद्वितीय प्रगति कर सकती है, 100 साल की जरूरत नहीं हमारे देश में, एक ही साल में हो सकता है। हमारे लातूर में उदाहरणार्थ एक जो विलासराव देशमुख जी ने घोषणा की, 9 मंथ्स में उन्होंने शुगर फैक्ट्री खड़ा किया। हाँ? और वैसे ही हमारे जो मुरुम के पटेल बसवराज पाटिल ने ओनली 8 महीने में उन्होंने विट्ठल फैक्ट्री खड़ा की। यस। मतलब एक इंडस्ट्री निर्माण के लिए कोई देर नहीं, ताकि उसका प्रोडक्ट होना चाहिए वो चलने के लिए। इन सारी दृष्टिकोण नेताओं को और प्रजाओं के जो तालमेल यदि रहे, देश अद्वितीय प्रगति हो जाएगा। यही एक कामना ऐसी है। और एक हमने एक प्रयोग किया मेहकर में। मेहकर में हर साल जब मार्च अप्रैल में आ जाएगा, पानी की समस्या रहती थी। उस समय हम शोष खड्डा, जो महाराष्ट्र में जो शोष खड्डा प्रचलित है ना, वही उसका प्रयोग किया। गांव में 2 लाख लीटर जो पानी का उपयोग करते थे लोग, वो सब पानी जमीन में जाना चाहिए। इस परिकल्पना से 0 बजट, कोई शासन की एक सिंगल बजट नहीं लेते हुए हमने भक्त लोगों को बोला, घर घर जाके बोला, बताया आपने शोष खड्डा करना चाहिए, आपकी जो उपयोग की हुई पानी जमीन में जाना चाहिए। 800 घर में शोष खड्डा की निर्माण हो गए, एक सरकार के सिंगल बजट भी नहीं। और दूसरी बात है, हमारे मेहकर में एक काम हमने किया, वहाँ किमान एक 25 मूर्तियाँ थे गांव में। बसवेश्वर जी का टेम्पल अलग अलग। हाँ। नहीं, टेम्पल नहीं, जो रोड पे रहने वाले स्टैचू। हाँ। ऐसी जो मूर्तियाँ थी, शिवाजी महाराज के थे, ऐसे 25-30 मूर्तियाँ थे। 25 मूर्तियाँ हर साल, हर समय, हर महीने कौन सा तो एक समाज की जो समस्या होती थी, विडंबना होती थी, उस समय सभी लोगों को बुलाकर एक गांव जाति मुक्त गांव होना चाहिए। अम्बेडकर जी जो कट्टा रहती है ना, वहां बैठने वाले दलित समझना चाहिए। बसवेश्वर जी की मूर्ति पे बैठने वाले लिंगायत समझना चाहिए, और शिवाजी की मूर्ति के पास बैठने वाले मराठा समझना चाहिए। ऐसे ही एक एक मूर्ति, चांद बीबी के कट्टा पर बैठने वाले मुसलमान समझना चाहिए। ऐसी जो व्यवस्थापना थी, मैंने एक ही सूचना दी, गांव को प्रगति करना है तो यहाँ आने वाले किसी को का दिल में भी कोणाचाही मनात हे अमुक जातीचा म्हणायचा प्रसंग राहू नये। हे व्यक्ती कोण? मेहकरचे। आणि त्या वट्ट्यावर बसून दगड मारून, खडा मारून, रोज भांडण पिटून घेण्यापेक्षा त्या मूर्ती उभा असलेल्या लोकांनी आपली समाधान, आपली उन्नतीसाठी त्यांनी प्रबोधन केलेला त्या दृष्टिकोन ठेवून घेऊन त्या लोकांची प्रेरणा आम्ही घेऊया। मूर्ती नको म्हटल्यानंतर संपूर्ण 25 मूर्त्या डोजर लावून आम्ही साफ केलो। देशामधलं फर्स्ट गाव, बापरे, हां, देशामधलं फर्स्ट गाव। हां, आणि 25 मूर्ती साफ करून संपूर्ण विशाल रोड सृष्टी करून लोकाला सुंदर व्यवस्थापना झाले। अशी पुष्कळ कार्य चलत असतात, आपल्याला करत जायचं आहे। पक्षी उडत जात असतो, त्यांच्या कार्यात त्यांनी करत असतात, परागस्पर्श करत असतात, आणि फुलामध्ये एक चमत्कारिक सृजनशीलता घडवीत असतात। ते कधीही कुठेही सांगू शकत नाही। एक पक्षीमध्ये तेवढा गुणधर्म आहे। देवाने आपल्याला जे कर्तृत्व करण्यासाठी पाठवून दिले, हमें काय बोला, हमें बोलायचं गरज नाही, हम बोलने का कोई जरूरत नहीं। हम तो जो भी यद्यत कर्म करो मी तत्तदेखिलम शंभो तव आराधनम। अरे भगवंता, तुमच्या सेवासाठी हमें सानिध्यात आहोत एवढा म्हणायचं मनस्थिति, सेवा करने का संधि जो भगवान ने हमें दिया, हम ऐसे ही करते जा रहे हैं। आगे भी एक फार्मर्स रिसर्च सेंटर के बारे में कार्य है, अगर शुगर यूनिट के बारे में भी चिंतन चल रही है। देखेंगे एक कार्य कैसे होगा, क्योंकि एक बात ऐसी है समाज में, एक कावी वस्त्र धारण करने के बाद
थोड़ा भी ऐसे ऐसे इंडस्ट्री के बारे में बात करने लगे तो लोगों के विचार महाराज बदल रहे। महाराज जी ऐसे क्यों पैसे के बारे में बोलते? महाराज बोले तो पैसे के बारे में नहीं बोलना चाहिए। ऐसे उन लोगों के एक दिमाग में है, ताकि पैसे के बारे में नहीं, उद्योग के बारे में, क्रियाशीलता के बारे में है। देखेंगे भगवान यदि हमारे हाथ से कुछ सेवा कर लेना चाहते हैं तो जरूर सेवा करेंगे, ऐसे कामना हमारा। आज मुझे बहुत खुशी है। मैं गत करीब 20 साल से 25 साल से जब आपका पट्टाभिषेक हुआ 2000 से, हाँ 2000 में मैं पोस्टर मराठवाड़ा नेता की तरफ से पिताजी के कहने पे मैंने निकाला था। और इतना अच्छा काम कि ये 25 मूर्ति का हो अलग अलग। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि लातूर के एग्रीकल्चर कॉलेज के करीब अभी तक 10-11 परसों 7 और उसके पहले 3 लोगों के मैंने इंटरव्यू लिए। उसमें सोयाबीन 18 एकड़, उसमें उन्होंने बताया कि झाड़ पीला पड़ता है, नहीं बढ़ता। फिर उन्होंने कुछ टीचर्स ने, कुछ कामचोर है पक्का है, तो उस प्रकार का मुझे बहुत खुशी हुई कि वाटर टेबल बढ़ाने के लिए, रिसर्च के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए और संत महंत एक तरफ जात जात में दीवार खड़ा करने वाले, दरार खड़ा करने वाले, और एक तरफ मुझे इस बात का गर्व है कि आपका नाम राजशेखर है, राजेश्वर है। और सच अर्थ में ये ईश्वर, ये राज, सभी का राज बनाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो कामयाब बने। इतना कहकर मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और भाइयों आपको कहता हूँ ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करो, फॉरवर्ड करो, लाइक करो, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो संदेश इन्होंने दिया है राष्ट्रीय एकात्मता कृति से, वाटर टेबल बढ़ाने का कृति से, एग्रीकल्चर रिसर्च एक्चुअल प्रैक्टिकल बताया है। इसलिए मैं स्वामी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आप सभी लोगों को कहता हूँ कि प्लीज़ शेयर फॉरवर्ड दिस इंटरव्यू। और स्वामी जी प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद।